प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चेता रहे हैं देश को कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा ओबीसी कोटा में डाका डालकर। ओबीसी कोटा में डाका डालकर मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा। लगातार प्रधानमंत्री देश को चेता रहे हैं। कुछ राज्यों में दिया गया और अब जानते हैं एक बहुत बड़ा कानूनी हथौड़ा चला है। आज की सबसे बड़ी खबर है 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन मुस्लिम आरक्षण का जो चुनावी गेम खेल रहा था ना, बहुत बड़ी खबर है ये। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन के उस गेम को एक्सपोज कर दिया, बल्कि मैं कहूंगा गेम ओवर कर दिया। ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो पूरे इंडी अलायंस के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है ये। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है और संविधान के हिसाब से जो ओबीसी पिछड़े आरक्षण के असली हकदार है ना, हिंदुओं का हक मार डाला ये सबसे बड़ा ओबीसी घोटाला। मतलब उनके हक की रक्षा है ये, उन हिंदुओं के हक की रक्षा है जिनका हक ओबीसी कोटे से मारकर मुस्लिम ओबीसी को दे दिया गया। 90% दे दिया गया। 90% मतलब जितनी जातियों को आरक्षण कैटेगरी ए में उसमें 90% मुस्लिम जातियां। मतलब आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और क्या हुआ उसके बाद पूरा खेल समझिए। मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने यह भी बता दिया कि ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन देश की अदालतों का कितना सम्मान करती है। देखिए कोर्ट का फैसला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी फैसला हो कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना। कोर्ट से बड़ा तो कोई नेता नहीं हो सकता। ममता बनर्जी दीदीगिरी देखिए आप। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से इतनी नाराज हुई कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट को इशारों में बीजेपी का एजेंट बता दिया। कहा अब मैं खेला करूंगी, मैं नहीं मानूंगी। ममता बनर्जी कह रही है मैं नहीं मानूंगी। माननीय हाईकोर्ट का फैसला, एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है मैं नहीं मानूंगी। अब होगा खेला। क्या खेला करेंगी ममता बनर्जी? क्या करेंगी आप? हाईकोर्ट, ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। इस फैसले से संविधान का विघटन होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि ये यकीन मानिए आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चेता रहे हैं कि ओबीसी कोटे में डाका डालकर ओबीसी के हक को मारकर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। बंगाल में ऐसा हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। मुस्लिम तुष्टीकरण पर यह सबसे बड़ा कानूनी हथौड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुनिए। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ওকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है मैं नहीं मानूंगी। वैसे संविधान खतरे में हाईकोर्ट का सम्मान। आज अब एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है मैं नहीं मानूंगी हाईकोर्ट का फैसला। अब आप सुनिए कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला क्या है और कैसे ये फैसला जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, मुस्लिम तुष्टीकरण जो करने की कोशिश की गई, ओबीसी का हक मारा गया है। आप सोचिए ये जितने भी लोग इस वक्त शो देख रहे हैं,
ओबीसी का हक मारा गया। ये जो ओबीसी हितैषी बनते हैं ना, इंडी गठबंधन के कुछ नेता या ममता बनर्जी, ओबीसी का हक मार के मतलब मुस्लिम ओबीसी 90% जातियां मुसलमानों की। कैसे ये फैसला तुष्टीकरण की राजनीति की जड़ें उखाड़ने वाला है, फैसला साबित हो सकता है, सुनिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द। गड़बड़ झाला चल रहा था, बड़ा ओबीसी घोटाला, गड़बड़ झाला, हिंदुओं का हक मार डाला। हाईकोर्ट के इस फैसले के दायरे में 2011 से आज तक जारी हुए ओबीसी प्रमाण पत्र आएंगे। 2011 से हाईकोर्ट ने इस फैसले में निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग की तय प्रक्रियाओं के हिसाब से बनाए जाएं। यह घोटाला चल रहा था, गड़बड़ झाला चल रहा था। हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि 2011 से बिना किसी मानक नियम के पालन के ही राज्य में ऐसे ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जितनी ओबीसी जातियां ऐड करनी, उसमें सारी मुसलमान जातियां ऐड करनी। मतलब आप सोचिए, ओबीसी जातियां ऐड होती थी और उसमें सारी मुस्लिम जातियां ऐड कर लेते, 90% हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए। ओबीसी का हक मारा जा रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम समुदाय और ममता बनर्जी की मुस्लिम आरक्षण वाली राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति को होगा। क्योंकि दीदी कई बार दावा कर चुकी हैं कि राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। अच्छा, इनको दिया जाएगा, मुस्लिम ओबीसी को किससे लिया जाएगा, वो भी तो जरूरी है ना, ओबीसी से लिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला दिया। इसके बारे में हमने देश को ना 1 साल पहले भी बताया था। देश नहीं झुकने देंगे में 13 जून 2023 को हमने बताया था कि सुनिए, ममता बनर्जी 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी। ये आंकड़े स्क्रीन पर रखिएगा भाई, बिल्कुल, हाँ बस ये देखिए, 2011 में मुख्यमंत्री बनी। मैं यहां से पढ़ के बताऊंगा। 2011 से पहले ओबीसी जातियां थी 108, ध्यान से समझिएगा। 2011 ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। 2011 से पहले ओबीसी जातियां 108। 2011 से पहले, ये 2011 से पहले, और 2011 के बाद जो है वो ओबीसी जातियां, इसमें 71 जातियां जोड़ दी गई। ये 2011 से पहले। 2011 के बाद जो जातियां वो पहुंच गई 179। 71 जातियां जोड़ दी गई। 71 जातियां जोड़ी, कितनी? उसमें से 65 मुस्लिम ओबीसी, 6 हिंदू ओबीसी। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, 71 जातियां जोड़ी, 71 में 65 मुस्लिम ओबीसी जोड़ दिए, 6 हिंदू ओबीसी जोड़ दिए। अच्छा, कुल अब ओबीसी कितने हो गए? यहां देखिए, कुल ओबीसी हो गए ममता बनर्जी के आने के बाद ओबीसी जातियां 179। यहां 179 में 118 मुस्लिम ओबीसी, 66% लाभ ओबीसी आरक्षण का मुस्लिम जातियों को मिल रहा। 118 मुस्लिम ओबीसी, और हिंदुओं को कितना मिल रहा? आ गया आंकड़ा। कुल ओबीसी जातियां जो है 179, हिंदू 61 हिंदू ओबीसी 34% लाभ मिल रहा। 34%। अच्छा, अब ये समझिए, हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी। हिंदू आबादी कितनी सर? ये देखिए भाई साहब, हिंदू आबादी 70%, आरक्षण का लाभ 34%। ये बहुत बड़ा ग्राफिक, बहुत ध्यान से समझिए। हिंदू आबादी कितनी है? 70, आरक्षण का लाभ 34। ठीक, अब दिखाइए मुस्लिम आबादी कितनी है। मुस्लिम आबादी 27% है और आरक्षण का लाभ 66% मिल रहा है। 66%। खेला हो रहा था साहब, पता ही नहीं था किसी को। ये तो आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इसको लेकर बवाल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बोला कि ये करारा तमाचा पड़ा है इन लोगों के मुंह पर, कोर्ट का तमाचा। आपको बताते हैं कि मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को इंडी गठबंधन के नेता चुपके चुपके पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे होंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस शासित कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण 2024 के चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये बंगाल में नहीं है सिर्फ, ये कर्नाटक में भी खेला चल रहा है। वहां पर भी बेचारे हिंदू ओबीसी का हक मार के जो है मुसलमान ओबीसी की जातियां भरी पड़ी हैं। अगर राज्यों में दिया जा रहा है, लेकिन कोई अनुपात तो हो, कोई अनुपात तो हो। आप कैटेगरी ए में अगर लाभ मिल रहा है मुस्लिम जातियों को, 90% मुस्लिम जातियां, 90%, आबादी 27%, 90% लाभ।
हिंदू आबादी जो है वो 70-80% के आसपास है, लाभ मिल रहा है 34%। कर्नाटक में अलग से खेल चल रहा है। इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी वर्ग का हक नहीं छीनने देंगे, नहीं होने देंगे वो, क्योंकि ऐसा कर्नाटक में हो चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह चुका है कि कर्नाटक के ओबीसी कोटे में खेल हुआ है और इसका लाभ गलत ढंग से मुस्लिम समाज को दिया गया। आयोग ने कहा था कि यह बात सामने आई है कि कर्नाटक में आरक्षण का लाभ पाने वाली कई मुस्लिम जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ों में आती ही नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को अपीज करने के चक्कर में बेचारे ओबीसी का हक मारा जा रहा है। सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं का हक मार डाला, ओबीसी घोटाला, ओबीसी का हक मारा जा रहा है भाई। इसके अलावा कांग्रेस भी कई बार मुस्लिम आरक्षण की कोशिश कर चुकी है। राहुल गांधी का वो बयान भी आ गया कि मैं दूंगा मुस्लिम आरक्षण, ये नहीं दे रहे, कौन नहीं दे रहा? उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव रहे, उन्होंने नहीं दिया, मैं दूंगा। 2011 में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, जबकि इंडी गठबंधन के नेता और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि मुसलमानों को मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए। उनसे तो सवाल ओबीसी कोटे को लेकर पूछा गया था। तो कोर्ट ने पूरी 2010 के बाद की पूरी ओबीसी कास्ट की जो सर्टिफिकेट खारिज कर दी है। ये निर्णय सही है, उसका स्वागत होगा। मूल ओबीसी का अधिकार छीना गया था, ऐसा हमें भी लगता है। वो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट से साबित हो गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाई कोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा ऐसे। दो 3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। चलिए देखिए, ओबीसी समाज का हक मारे जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2011 तक दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में SC ST ओबीसी को आरक्षण मिलता था। ये सुनिए आप, 2011 तक जामिया में मिलता था, SC ST ओबीसी को आरक्षण मिलता था। लेकिन कांग्रेस सरकार में वहां भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई और SC ST ओबीसी समाज को आरक्षण का हक छीन लिया गया, माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के मसीहा बनकर घूमते हैं ना, वो उनका हक छीने जाने पर किस मजबूरी के तहत चुप है? ये सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूछा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, बुरके में क्या फर्जी वोटिंग चल रही है? चेहरा दिखाओ फिर बटन दबाओ, घूंघट है या बुरका, हटाना पड़ेगा फिर बटन दबाओ। मैं कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विदाउट द फेस मास्क। मतदान के दिन बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 130 और 140 के लगभग लोग आके कि जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। देखिए, पहले चेहरा दिखाओ फिर ईवीएम का बटन दबाओ। दरअसल खबर बिहार के दरभंगा से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर हो चुकी है। पूरे देश में इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। मांग हो रही है कि भाई ये ठीक नहीं है, चेहरा दिखाइए फिर, क्योंकि फर्जी वोटिंग हो रही है बुरके के अंदर, ये सब आरोप लग रहे हैं। जहां 3 महिला, दरभंगा, जहां 3 महिलाओं को फर्जी वोटिंग के आरोप में पकड़ लिया गया, वो बुरके में थी, उन्हें फिर भीड़ उन्हें थाने से छुड़ा ले गई। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। लगभग हर चरण में बुरके में फर्जी वोटिंग की खबरें सुनाई दे रही हैं। चौथे चरण में तो बुरके में फर्जी वोटिंग को लेकर देश भर में चर्चा हुई। क्या ये वाकई हो रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन ये दरभंगा में हो गया। अब तो हो गया दरभंगा में, पकड़े गए फर्जी वोटर निकले, किसी और का वोटर ID कार्ड था, बुरके में थे, पता लग गया। अब याद करिए ऐसा कब हुआ था।
ये सब चर्चा में तब आया जब हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, याद है, उन्होंने एक बूथ पर बुर्का, ये देखिए बूथ पर वो पहुंची, बुर्का पहनी महिलाओं का बुर्का हटवाया, पहचान जानने की कोशिश की। उन्होंने दिखाया भी आप अपना आधार, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाइए, आप वही हैं ना जो वोट डालने आई हैं, क्योंकि ऐसे कई केसेस आ रहे थे और उन पर एफआईआर हो गई थी। वैसे इस मामले में 9 दिन पहले की ये वही तस्वीर है जहां 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान चल रहा था। इसी दौरान बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने एक बूथ पर पहचान के लिए महिलाओं के बुर्के उठा दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही हंगामा हो गया कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए। कुछ ही घंटों में माधवी लता के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। ये बात और है कि इस दौरान बुर्के में फर्जी वोटिंग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन दरभंगा में तो मिल गया। दरभंगा बुर्के में फर्जी वोटिंग हुई, दरभंगा में इसके सबूत भी हैं, गवाह भी है, पुलिस भी कह रही है, कार्रवाई भी हो गई है। खबरें, कार्रवाई और तस्वीरें बाहर क्यों नहीं आ पाती? यहां तो आ गई, कई जगह ऐसे पकड़े गए होंगे यार, पकड़ में ही नहीं आ पाए होंगे, हो रही होगी बुर्के में फर्जी वोटिंग। माधवी लता का वीडियो कुछ घंटों में वायरल हुआ, बुर्के में फर्जी वोटिंग का वीडियो दरभंगा की तरह 2 दिन बाद क्यों आता है? और ज्यादातर आता ही नहीं है। अच्छा, एक तस्वीर दिखाइए, अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें साल 2022 की हैं, वो तस्वीर चलाइए 2022 की। याद करिए, यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान रामपुर में एक पोलिंग बूथ पर, ये देखिए आप, बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था, उनको गिरफ्तार भी किया था। मतलब 2022 के बाद 2024 यानी कि 2 साल तक किसी भी चुनाव में बुर्के में फर्जी वोटिंग क्या नहीं हुई, या बुर्के की आड़ में लोगों की पहचान ही नहीं की गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको लेकर चुनाव आयोग के कोई नियम या कानून नहीं है। आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या चेहरा छुपाकर वोट किया जा सकता है? क्या जो चुनाव अधिकारी है उसके पास राइट है कि वो आपको बोले आप अपना चेहरा दिखाएं, चाहे बुर्का है चाहे घूंघट है, कुछ भी है, चेहरा दिखाना है, चेहरा दिखाओ, बटन दबाओ। चुनाव में फर्जी वोटिंग की बढ़ती शिकायत के बाद आयोग ने इसको लेकर बड़े नियम और कानून भी बनाए हैं। जिसके बाद बुर्का, सुनिए नियम क्या है, आपको जानना चाहेंगे। बुर्का या घूंघट में मतदान करने पहुंची महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश है। जो बुर्का या घूंघट उठाकर महिला मतदाता की पहचान क्रॉस चेक किया जाएगा आपके वोटर आईडी कार्ड से। पीठासीन अधिकारियों की मदद वो करेंगी। यही नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटिंग मामले में आईपीसी की धारा 171A के तहत 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन बुर्के वाली वोटिंग संपूर्ण समाधान हो गया, ऐसा लगता नहीं है। और अच्छा, एक बड़ी खबर इस मामले में इस वक्त आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन चुनाव आयोग से मांग की है कि दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में किसी को भी बुर्का या मास्क पहनकर वोट डालने पर रोक लगे। ये बड़ी खबर आ रही है। ये बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मिला है चुनाव आयोग से। 25 मई को वोटिंग है कि अगर बुर्के में वोटिंग होती है या कोई मास्क या चेहरा, मतलब चेहरा दिखाया जाए वोटिंग से पहले, सबका चेहरा खुला हो ताकि फर्जी वोटिंग ना हो। ये बीजेपी के नेता मिले हैं कि चेहरा दिखाओ, बटन दबाओ। चेहरा दिखाना जरूरी है और इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर ली है। मामला बढ़ता जा रहा है। दरभंगा के मामले के बाद जगह जगह इस तरह की मांग होती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, आतंकवादियों के बचाव में अपने कई लोगों को यह तर्क देते हुए सुना होगा ना, आतंकवादियों के इंजीनियर से अब आपको मिला रहे हैं आतंक के कितने इंजीनियर। खबर यह है कि आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि ये बेचारे हैं, भटके हुए युवा हैं, शिक्षा की कमी के कारण पढ़ नहीं पाए, गरीब बेचारे पढ़ नहीं पाए, गरीबी के कारण मुफलिसी के चक्कर में ये आतंक के रास्ते पर चले गए, इन्होंने हथियार उठा लिया, है ना। लेकिन इस तर्क का सच क्या है, ये बात आप 83 दिन पहले बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए की कार्रवाई से समझ सकते हैं। सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। ये ब्लास्ट जो हुआ था, याद है आपको, कुछ लोगों ने सिलेंडर ब्लास्ट बता दिया था इसको। एनआईए ने 1 मार्च को ये बेंगलुरु रामेश्वर ब्लास्ट केस की जांच के लिए 4 राज्यों के 11 ठिकानों पर छापे मारे थे। इस कार्रवाई में एनआईए ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इस इंजीनियर का नाम है मोहम्मद सोहेल। इसके पिता का नाम है मोहम्मद गफूर, जो एक रिटायर्ड हेडमास्टर है। हाँ, हेडमास्टर का लड़का, आपको कुछ याद आया होगा। एक इकोसिस्टम के पेट में दर्द होता है कि हेडमास्टर का लड़का बेचारा, आतंकवादी हेडमास्टर, बेचारा हेडमास्टर का। इसके पिताजी भी हेडमास्टर, रिटायर्ड हेडमास्टर।
इसके अलावा एनआईए ने 2 डॉक्टर्स के ठिकानों पर भी रेड किया है। एक डॉक्टर का नाम जाफर इकबाल, दूसरे का नाम नयन सादिक। डॉक्टर हैं 2, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गरीबी, मुफलिसी, मजबूरी में आतंकी बनते हैं। इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों ही ऐसा पेशा है जहां बिना पढ़ाई लिखाई घुसना संभव नहीं है। खुद सोचिए, रामेश्वर ब्लास्ट, आतंकी ब्लास्ट केस में जिस डॉक्टर और इंजीनियर पर आतंकी धमाकों में शामिल होने के आरोप हैं, ये सब क्यों किया होगा? वो बेचारे हैं, शिक्षित नहीं है या फिर गरीब हैं और पैसों की कमी के चलते वो बेचारे आतंकवादी बन गए, गलत रास्ते पर चले गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद सोहेल से पहले एनआईए ब्लास्ट के मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजेब को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। आईएसआईएस मॉड्यूल के इन दोनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से हुई थी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बेंगलुरु ब्लास्ट का मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा भी आईआईटी इंजीनियर है और मुसाविर हुसैन भी एक ग्रेजुएट है। ये दोनों हिंदू नामों से बंगाल में छिपे हुए थे। कसाब भी कलावा पहन कर आया था ना, ये लोग भी हिंदू नामों से छिपते हैं। कसाब भी कलावा, ये लोग, इनकी मॉडस ऑपरेंडी सबकी एक होती है। ताहा और मुसाफिर से पूछताछ में एनआईए को यह जानकारी भी मिली है कि दोनों ने दक्षिण भारत के जंगलों में एक ऐसे आतंकवादी ग्रुप के साथ ट्रेनिंग ली थी जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। यह बात सिर्फ रामेश्वर दास की नहीं है। हमने आपको कुछ दिन पहले यही बताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कैसे पढ़े लिखे युवाओं का आतंकी कनेक्शन या आतंकवाद से कनेक्शन जुड़ा रहा है। 21 मार्च को असम एसटीएफ ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के इंडिया चीफ, याद है आपको, हारिस फारूकी, उसको अरेस्ट किया। हारिस केमिकल इंजीनियर, एएमयू का छात्र रह चुका है। जनवरी 2024 में एनआईए ने शाहनवाज आलम, आईएसआईएस आतंकवादी को गिरफ्तार किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से चिढ़कर गुजरात में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग ये कर रहा था। चिढ़ गया था ये बेचारा, चिढ़ गया ना, हम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा, हम लोग भी ज्यादा टारगेट करते हैं। चिढ़ गया बेचारा, ब्लास्ट की प्लानिंग ही तो कर रहा था, है ना। इसके अलावा एनआईए और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां एएमयू से पढ़ चुके दर्जन भर से ज्यादा संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पीएचडी स्कॉलर है। इसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस ने हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन पर कार्रवाई की और जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन, कोई टीचर, कोई ग्रेजुएट, कोई कारोबारी, कोई जिम ट्रेनर, मतलब कोई मुफलिसी, गरीबी, मजबूरी वाला आतंकवादी हमको नहीं मिला। ये सारे पढ़े लिखे आतंकवादी, आतंक का कोई इंजीनियर, आतंक के डॉक्टर, आतंक के ये, आतंक के वो, कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, लेकिन सभी का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से मिला। और इसलिए खबर बताना जरूरी था क्योंकि लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं जहां पर पढ़े लिखे आतंकवादी इस तरह में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। क्या 5 चरणों के चुनाव में एनडीए 300 पार हो चुका है? देखिए आप। बार एनडीए सरकार 400 पार। पांच चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं। बीजेपी को अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे। मतलब बहुमत मिल चुका है बीजेपी को। क्या बहुमत बीजेपी को, एनडीए को पहले ही मिल चुका है? 310 जीत ली, 428 में से 310। क्या बीजेपी जीत चुकी है? देखिए, एनडीए 400 सीटों के लक्ष्य को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन 5 चरणों में 428 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बीजेपी का दावा है कि 428 में से 115
बाकी हैं मतलब, लेकिन 428 में से 300 पार एनडीए कर चुका है। अमित शाह का यह बयान है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि 4 जून को मोदी सरकार जारी है। सुनिए आप। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है। जी हां, जमानत रद्द कर दी गई है। बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। 15 घंटे के अंदर जमानत मिल गई थी। देश भर में आक्रोश था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कहा गया था कि वो इस बार इसको सख्ती से देख रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया था अब बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। आपको बता दें, पॉश गाड़ी थी, 150-200 की स्पीड थी, 2 लोगों को कुचल दिया था, रौंद दिया था, शराब पी रखी थी, लाइसेंस था नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी थी। लेकिन 15 घंटे के अंदर जमानत मिल गई थी। 300 शब्दों का निबंध लिखना था रोड सेफ्टी पर। और अब यह खबर इस वक्त हमको मिल रही है कि अब जमानत रद्द हो गई है। जी हां, जमानत रद्द हो गई है नाबालिग आरोपी की और बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। लेकिन हिट एंड रन के पूरे मामले में परिवार का छोटा राजन कनेक्शन भी आ गया सामने। पुणे हिट एंड रन हाई प्रोफाइल केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। पुणे हिट एंड रन केस में अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जिस रईसजादे 17 साल के नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से 24 साल के एक लड़के और एक लड़की की जान ले ली, उसके दादा का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने भाई से संपत्ति विवाद में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद ली थी। आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अपने भाई आरके अग्रवाल से कुछ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन को सुपारी दी थी। इसके बाद छोटा राजन के कुछ गुर्गों ने आरके अग्रवाल को धमकी देने भेजा। इस दौरान आरके अग्रवाल के दोस्त अजय भोसले पर फायरिंग भी हो गई। इस मामले में नाबालिग आरोपी के दादा को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया था। कनेक्शन हो, अभी पूरी तफ्तीश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे, कार्रवाइयां होगी, हर चीज के ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी।
शायद यही वजह है कि रसूखदार परिवार से आने वाले नाबालिग आरोपी को कानून का डर नहीं था, इसलिए पहले उसने बेधड़क पब में जाकर हजारों रुपए शराब में खर्च किए और उसके बाद तेज रफ्तार कार चलाकर 2 जिंदगियों को रौंद दिया। और जब उसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी ऑर्डर की गई। और अब बात टॉर्चर एट द रेट आप समझिए 50 डिग्री, मतलब दिल्ली से लेकर बाड़मेर तक और हिमाचल से लेकर भोपाल तक शहर गर्मी की 3rd डिग्री टॉर्चर रूम बन चुके हैं। दिल्ली में 24 मई तक हीट वेव का अलर्ट है, तो राजस्थान में तापमान 48 डिग्री पार कर चुका है। यूपी के 26 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट है। 19 शहरों में हीट वेव की चेतावनी है। दिल्ली में गर्मी की हालत ऐसी है कि पीक पावर डिमांड पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, 8000 मेगावाट तक पहुंच गई है। राजस्थान में गर्मी का आपातकाल। आग की भट्टी में झुलस रही दिल्ली। उत्तर भारत में धधकती गर्मी का टॉर्चर। मई की गर्मी में पारा कहीं 50 डिग्री तक छूने वाला है। मई में ये हालात हैं तो जून की गर्मी में क्या होगा? बीकानेर में पारा 47 पार। राजस्थान तो लग रहा है कि किसी गर्मी की भट्टी में जल रहा है। बीकानेर में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक जवान ने रेत में दबाकर कुछ ही मिनट में पापड़ सेक लिया। ये वीडियो देखकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तपती धूप में तैनात बीएसएफ को सलाम किया है, जो तपती धूप में ही सीमा की रखवाली के लिए डटे हुए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। बिजली विभाग ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पानी, बिजली और चिकित्सा विभाग के मंत्रियों, अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को एक्शन में रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सर्वाधिक तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे के दौरान तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी और होगी। पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी।